रोमांच और रहस्य, खुशबूदार चाय, एक लघु उपन्यास। डैड। प्रिया, क्या तुमने मिस्टर प्रताप को फोन किया? मेरे पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके गले में पट्टी बंधी हुई थी। मुझे लगता है कि पट्टी एक तरह से अच्छी बात थी। ये पट्टी अब मेरे कामकाजी पिता को घर पर रोकने के लिए काफी थी। डैड, भगवान के लिए आराम कीजिए। मैंने पर्दे को ऊपर उठाते हुए उनसे कहा। बिक्री कर की वापसी खुद ब खुद हो जाएगी। अभी आपको केवल अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता है। सुबह की रोशनी खिड़कियों से कमरे में घुस गई। विज्ञापन एजेंट के साथ उस बैठक में क्या हुआ? उन्होंने पूछा। हमारे मैनेजर से काम करवाने के लिए एक बार से अधिक धक्का देने की आवश्यकता होती है। पिताजी, सब कामकाज हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए और बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं थक गई थी। सचमुच मैं ठीक उसी समय फर्श पर गिर सकती थी और एक गहरी नींद में सो सकती थी, क्योंकि मुझे भी बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी थी। मैं भावनात्मक और शारीरिक दोनों रूप से थक गई थी। मेरी बच्ची के पास सभी कुछ संभालने के लिए बहुत कुछ है। बिटिया, मुझे माफ करना क्योंकि तुमको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। उन्होंने जैसे मेरे विचारों को पढ़ लिया था और उन विचारों को शब्द दे दिए थे। उनके पिता वाली अनदेखी शक्ति जैसे काम कर रही थी। मैंने अपना सर इनकार में हिला दिया। डैडी प्लीज। मैंने अपनी आंखें घुमाई और दरवाजा खोलने चली गई। इस ग्रह पर कोई शक्ति नहीं थी जो पिताजी को मेरी क्षमताओं के बारे में समझा सकती। मैं औद्योगिक प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट MBA स्नातक हूं। मुझे इस तरह की चीजों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। पिताजी का चेहरा हमेशा की तरह कड़ा और बिना किसी भाव के बना रहा। मैंने आह भरी और कॉफी टेबल पर पड़ी एक पत्रिका को उठा लिया। तभी दरवाजे की घंटी फिर बजी। जब एंथनी कुरुप मेरे दरवाजे पर था तो पिताजी को अस्पताल से घर आए हुए पूरे 28 घंटे हो गए थे और उनमें से हर एक घंटा बहस और झगड़ों के साथ बीत चुका था। हालांकि मैं उनको दोष नहीं दे सकती थी। जब मैं 7 साल की थी तब मैंने अपनी मां को खो दिया था और तब से वह मुझे और अपने उद्योग को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, दोनों के बीच कोई समझौता किए बिना। और मैं भी जानती थी कि मुझे पाल कर बड़ा करना और अपने उद्योग को आगे बढ़ाना डैडी के लिए जरूर कठिन रहा होगा। नियंत्रण। आधुनिक भारत में तब भी अकेले अभिभावक या अभिभाविका बनकर बच्चे को पालना और भी साथ ही साथ अपने कारोबार में तरक्की करना साथ साथ संभव नहीं था। पिताजी ने 15 वर्षों तक जिस अनुशासन से घर चलाया था, उसको देखते हुए मैं अब कह सकती हूं कि किसी पानी के जहाज में उतने अनुशासन की पालना नहीं करनी पड़ती होगी। केवल डैडी जानते थे कि पौधों को कब और कितना सही तरीके से पानी देना था, कितनी बार फर्श को पोंछना था और उसने प्रत्येक दिन के लिए क्या क्या खाने पकवाने होते थे घर में। मुझे कभी समझ नहीं आता था कि डैड इतना परिश्रम क्यों करते थे, क्योंकि वो ज्यादातर काम घर में जो खुद डैडी करते थे वो किसी नौकरानी के करने के काम थे। ये सब उनके काम के प्रति उदासीन रवैये का एक हिस्सा था, जिसका एक हिस्सा मुझे डर था कि मुझे विरासत में मिला था और मैं भी बड़ी होकर बहुत अधिक काम करने वाली बन गई थी। यही व्यस्त कामकाजी समय सारणी और कामकाजी अनुशासन उनकी फैक्ट्रियों पर भी लागू होता था। फैक्ट्री की एक एक ईंट और एक एक कंकड़ पर भी डैडी का नियंत्रण था। वो हर मशीन और हर विभाग के कामकाज की निगरानी
खुद ही करते थे। इतना काम करना और इस तरह से हर काम पर निगरानी रखना और हर चीज पर अपना पूरा नियंत्रण रखना अपनी पूरी तरह से अनावश्यक था, क्योंकि डैडी के अधीन काम करने वाले 335 कर्मचारी और भी थे। वो इतनी आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते थे, मुझ पर भी नहीं। जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके काम के प्रबंधन में कदम रखना चाहती थी और उनकी मदद करना चाहती थी, ताकि डैडी घर पर रहकर आराम कर सकते। हालांकि गहराई से वे जानते थे कि मैं एक कुशल उद्योगपति बनने वाली थी। उन्होंने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि मुझे अपना एमबीए पूरा करने से पहले एक और परीक्षा देनी थी, और दूसरी बात यह थी कि वो अपने दफ्तर और फैक्ट्रियों में सिर्फ पेशेवर लोगों को ही काम पर रखते थे। एंथनी क्रूप। एंथनी क्रूप मेरे पिता के फिजियोथेरापिस्ट, शरीर के लोगों को कसरत या व्यायाम करवाकर ठीक करने वाला एक प्रकार का डॉक्टर थे। वो करीब 60 वर्ष के एक ऊंचे लंबे काले व्यक्ति थे। उन्होंने एक साधारण खादी पोशाक पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी और उनका भारी मलयाली उच्चारण था। वो बहुत जल्द हमारे छोटे से परिवार में फिट हो गए, और जब वे आसपास होते थे तो पिताजी को संभालना काफी आसान होता था। प्रिया, एंथनी क्रूप ने अपने दिन का काम खत्म करने के बाद कहा, तुम थकी हुई लग रही हो, क्या तुम कुछ चाय पीना चाहोगी? वैसे तो मैं हमेशा ही कॉफी पीना पसंद करती थी, लेकिन मैं इतना थक गई थी कि मैंने सहमति में सर हिला दिया। वो रसोई में चले गए और कुछ मिनटों के बाद सुगंधित चाय के प्याले के साथ लौट आए। मैंने कृतज्ञतापूर्वक चाय को स्वीकार किया और एक घूंट लिया। अदरक और दालचीनी के तीखे स्वाद ने मेरे दिमाग को तेज प्रभाव किया और मेरी नसों को शांत कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि चाय इतनी अच्छी भी हो सकती है। मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था जैसे AR रहमान की धुन बज रही हो। मैं एक ही समय में तनाव मुक्त और ऊर्जावान थी। तुम्हें मेरी चाय पसंद है प्रिया? उन्होंने उत्सुक आंखों से पूछा। ओ आई लव इट, बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने एक और घूंट पीते हुए कहा। वह एक संतोषजनक मुस्कान के साथ मुस्कुराए और जाने के लिए उठ खड़े हुए। एंथनी क्रूप मुझे अक्सर प्रिया मोल कहकर बुलाते थे। वो लगभग हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में ढल गए थे और मेरे डैडी का पूरा ख्याल रखते थे। उनकी बनाई हुई चाय और उनके द्वारा मुझे प्रिया मोल कहकर पुकारना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मलयालम भाषा में मोल का मतलब प्यारी बेटी होता है। जब जब वो हमारे घर में होते थे तो बार बार मोल सुनने को मिलता था। सुधार। पिताजी हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होते जा रहे थे, और मैं कह सकती थी कि जिस तरह से मैं उनके समर्थन के बिना कारखानों को संभाल रही थी, उसी तरह वो पूरी तरह से संतुष्ट थे और अक्सर मेरे काम की प्रशंसा भी करते थे। एक पखवाड़े से अधिक समय बीत गया और मैं अपनी नई दिनचर्या में रच बस गई थी। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, पिताजी के साथ एक साधारण योगाभ्यास करती थी, जल्दी नाश्ता करती थी और काम पर निकल जाती थी। कारखाने में तो सब कुछ और भी थकाऊ होता था। मुझे सभी ऑडिट प्रक्रियाओं का अध्ययन करना पड़ता था और फैक्ट्री के खातों को भी चेक करना पड़ता था। और फिर उन दिनों उस एक वर्षीय वित्तीय वर्ष का समापन था और हमारे एक कारखाने में मजदूरों की एक बड़ी समस्या चल रही थी। मैं लगातार काम करती थी। मेरे पास पिताजी को यह समझाने का एकमात्र मौका था कि मैं उनके पूरे कारोबार को संभाल सकती थी। लेकिन व्यस्त दिनचर्या के बीच मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज भूल गई थी, किसी खास इंसान को भूल गई थी। मैं गुरुवार की एक खूबसूरत शाम को एंथनी कुरुप
द्वारा बनाई हुई विशेष चाय की चुस्की ले रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठी, दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वो मेरे सामने खड़ा था। काले उलझे हुए बालों वाला एक लंबा गोरा जवान मर्द, चेहरे पर एक बहुत ही आकर्षक मुस्कान लिए। मेरे मन में रच बस गई वो मुस्कान। मेरा हीरो अमृत। मैं उत्साहित होकर जोर से लगभग चीख पड़ी। उसे ट्रेनिंग पर जाना था। मैंने तो अपने सपनों में भी कभी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन वो अब दरवाजे के बाहर मेरे सामने खड़ा था। नहीं, इस तरह जोर से मत बोलो, उसने अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। मैं अभी भी अपने दरवाजे पर उनकी अचानक उपस्थिति से मुग्ध थी, जैसे कि मैं एक छोटी सी बच्ची थी जो रंगीन चमकदार आतिशबाजी देख मुस्कुरा रही थी। एसीपी अमृत, उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्या सच में? मैं इतनी उत्साहित थी कि मैं भूल गई थी कि हम घर पर थे और मैं अमृत की बाहों में थी। तुम्हारे डैडी कैसे हैं? उसने पूछा। क्या मैं उनको देख सकता हूँ? हम डैडी के कमरे की ओर जा रहे थे कि जब वो घटना हुई, बहुत ही अचानक है। रसोई से बाहर आ रहे एंथनी कुरूप अमृत को देखते हुए अचानक रुक गए थे, जैसे कि उनके पांव जमीन पर जम गए थे। एक अजीब सा सन्नाटा कमरे में भर गया था और मैं असमंजस से अमृत और एंथनी कुरूप को देख रही थी। आमतौर पर अमृत चुप ही रहता था और कुरूप बहुत बातें करता था, लेकिन मैं हैरान हुई क्योंकि उस समय वो दोनों एक दूसरे के सामने एकदम चुप खड़े थे। मैं सोचने लगी कि क्या गड़बड़ थी। मैंने अमृत को सामने सोफे पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि एंटनी कुरूप घबराकर रसोई में वापस चला गया था। अमृत बेचैन होकर अपनी चाबियों को किसी बाजीगर की तरह उछाल रहा था। मुझे संदेह हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और शायद दोनों के बीच जो भी संबंध था वो अच्छा तो नहीं था, क्योंकि दोनों ही तनाव में दिख रहे थे। मिस्टर करूप, क्या हमारे लिए आप कुछ चाय ला सकते हैं? मैंने उनको पुकारा और अमृत से बात शुरू करने की उम्मीद करने लगी। कुरूप रसोई से बाहर चला गया, सब कुछ पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में कुछ असामान्य था। मुझे यकीन नहीं था कि यह अपराध बोध था या डर या दोनों। क्या हुआ? मैंने हैरान स्वर में पूछा। मेरे जाने का समय हो गया, उसने मेरी आंखों से आंखें बिना मिलाए कहा। क्या अभी से जा रहे हो? उसने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन आपने अभी तक पिताजी को शाम की कसरत नहीं करवाई है, मैंने कहा। मुझे अचानक ही सब कुछ अजीब सा लगने लगा था। नहीं प्रियमोल, मुझे कुछ काम करना है बाहर जाकर। वो बेहद असहज लग रहा था कि मैंने उसे जाने देने का फैसला किया। उनके जाने के कुछ मिनट बाद अमृत ने मुझे एक गहरी सट्टेबाज की नज़र से देखा। ठीक है, वो आमतौर पर एक अच्छा इंसान है। मुझे नहीं पता कि आज उसमें क्या आया, बहुत अजीब है, मैंने धीमे स्वर में कहा और उसने मेरी ओर देखा। जैसे ही मैंने अपना सिर उसके कंधों पर टिकाया, उसने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। वास्तव में मेरी राय में इतना अजीब नहीं है। मैंने अमृत की ओर देखा, पूरी तरह से भ्रमित। यहाँ निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं मालूम था और जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। आप एक पुलिस अधिकारी के सामने बार बार दोषी ठहराए गए अपराधी से और क्या उम्मीद करते हैं? मुस्कुराकर चाय देने के सिवा और क्या कर सकता है? अमृत ने मुझसे कहा। क्या? मुझे यकीन था कि मैंने जो कुछ भी सुना था वो गलत था। एंथनी कुरूप और एक अपराधी? अपराधी? मैं ये मान ही नहीं सकती थी कि एंथनी कुरूप एक अपराधी हो सकता था। प्रिया, मुझे यकीन है कि मैं उन लोगों की पहचान कर सकता हूँ
जिन्हें मैंने सलाखों के पीछे पीटा होता है, खासकर वे जो हमसे एक से अधिक बार मिलते हैं। इस बार वो हंसा और मुझे ऐसे आंख मारी जैसे कोई बड़ा मजाक किया हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम क्या कर रही थी? एक अपराधी से दोस्ती कर रहे हो? तुम एक एसीपी की भावी पत्नी हो, याद है? अमृत का हंसी मजाक करने का भाव बहुत ही क्रूर था और उसने अभी भी जो खुलासा किया था वो मेरे दिल में बिजली की तार की तरह आ गया था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से मैंने दोस्ती की थी वो एक अपराधी था। मुझे लगा कि मैं एंथनी क्रूप को वैसे ही जानती थी जैसे मैं अपने पिता को जानती थी, और मेरे लिए ये विश्वास करना बहुत कठिन था कि एंथनी क्रूप एक अपराधी था। उसके अलावा ये तथ्य कि मेरे घर में एक अपराधी घूम फिर रहा था ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था, और मैंने इस तथ्य पर सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि मैंने उसे अपने पिता के साथ छोड़ दिया था, जो कि बहुत बार असुरक्षित था। मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी, मैंने अमृत से कहा। मेरी घबराहट तब भी कम नहीं हुई थी। ठीक है, कोई बहस नहीं, लेकिन तुम एक आराध्य मूर्ख रही हो, लेकिन तुम बहुत प्यारी मूर्ख हो। उसने मुझे गले से लगा दिया। कुछ भी हो सकता था, मैं घबरा कर चिल्लाई। नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ भी नहीं हो सकता है। उसने बहुत ही प्यार से मेरी दोनों आंखों को बारी बारी से चूम कर कहा। मुझे पता था कि वह सही था, लेकिन मैं एक ही समय में गुस्सा और दोषी महसूस कर रही थी, क्योंकि मैंने ही मूर्खता की थी। अगर मैंने उस अपराधी फिजियोथेरेपिस्ट एंथनी क्रूप को डैडी को व्यायाम करवाने पर काम पर लगाया था। मेरे डैडी के साथ लंबी बातचीत और शानदार स्वादिष्ट रात्रि भोज के बाद अमृत उस शाम देर से चला गया। हालांकि मैं बहुत दिनों बाद उसे देखने के बाद बहुत ही उत्साहित थी, लेकिन मैंने पाया कि मेरा मन अक्सर भटकता रहा था। मैं बहुत लापरवाह थी और मैं मूर्ख होने के लिए खुद को माफ नहीं कर सकती थी। मैंने समय समय पर खुद को तैयार करने की कोशिश की कि मैं अपने मंगेतर की चापलूसी की तारीफों और अपने पिताजी के पुराने चुटकुलों पर ध्यान केंद्रित करूं, लेकिन मैं केवल रहस्यमय फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में सोच रही थी। मेरे दिमाग में बार बार एंथनी क्रूप ही आ रहा था, जो मुझे कितनी अच्छी चाय पिलाता था और बार बार प्रिया मोल कहता था। रात के खाने की बातचीत में मेरा पूरा ध्यान नहीं था। अगली सुबह मैं एक कर्कश मूड और बहुत खराब सिरदर्द के साथ उठी। मैंने अमृत को बुलाने और अपनी भावनाओं को अमृत तक पहुंचाने का फैसला किया। अमृत एक विशेषज्ञ निर्णय लेने वाला इंसान था और मुझे पता था कि वह मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना था। मैं डैडी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। उस दिन जैसे मेरा भाग्य ही खराब था, क्योंकि मेरा फोन भी मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने सुबह के अगले 40 मिनट अपने कमरे में गंदे आयामों के इर्द गिर्द घूमते हुए बिताए। मैंने निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में परवाह करना बंद कर दिया और तनाव की एक लहर चल पड़ी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन की सबसे बेशकीमती चीज़ों में से एक को खो दिया था। मेरा गुम हो गया फोन अमृत की ओर से सगाई का तोहफा था। मैंने अपनी खाट को सरका कर नीचे देखा, अपनी अलमारी को छान मारा, धोने वाले कपड़ों के ढेर में देखा, बुक शेल्फ की जांच की और यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर पर भी एक नज़र डाली, लेकिन कोई मोबाइल नहीं था। मैं अंत में सोफे पर गिर पड़ी और रोने लगी। मुझे विभिन्न अंधविश्वासों की उचित समझ कभी नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे सच्चे प्यार का पहला उपहार खो जाना एक अपशगुन था। अगले ही पल मुझे यकीन हो गया कि लापता मोबाइल के लिए एंथनी क्रूप जिम्मेदार था। एक पूर्व अपराधी से और क्या उम्मीद की जा सकती थी? मेरे पास अब उसे काम से निकाल देने का एक कारण था। जब वह अगले दिन घर आया तो मैं इस कृत्य को
अंजाम देने के लिए काफ़ी गुस्से में थी। मिस्टर कुरूप, हमें बात करने की ज़रूरत है, मैंने ठंडे धीमे स्वर में कहा, जो बहुत आसानी से मेरे मुंह से निकल गए थे। हाँ मोल, बोलो क्या बात है। वो हमेशा की तरह खुश नहीं था। वो उदास और दोषी लग रहा था, मानो उसे पता था कि आगे उसको क्या कहने वाली थी। हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा, लेकिन मोल, तुम्हारे डैडी को अभी पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ और अभ्यासों की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन और कसरत करवानी होगी, उसने कहा। ओह, अब वह मुझे निर्देश दे रहे थे कि डैडी की देखभाल कैसे करें। मेरे डैडी, मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी। मैं जानती हूं, पर अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी पर जोर देते हुए कहा। उसकी आंखों ने अनकहे शब्दों से विनती की, लेकिन मेरा दिल नरम नहीं हुआ। मैंने उसे गौर से देखा। ये एसीपी सर ने जो कहा उसके बारे में है ना? उसके सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं जवाब नहीं देना चाहती थी। अगर 2 साल के बिजनेस स्कूल ने मुझे कुछ भी सिखाया था तो ये था कि मालिकों को कभी भी कर्मचारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि इसमें से कोई भी सच नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आखिरी सजा के बाद जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं यहाँ अच्छा काम कर रहा था और तुम्हारे डैडी को ठीक से व्यायाम करवा रहा था और उनको ठीक कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसे अपराधी कभी भी अपने जीवन के पुराने कलंकों को नहीं धो सकते हैं। लेकिन सब कुछ के लिए धन्यवाद मोल। तुम्हारे डैडी एक अच्छे इंसान हैं और तुम उनके जैसी ही हो। मैं नहीं झुकी और ना ही कुरूप के शब्दों ने मुझे प्रभावित किया। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मैंने उसे अपना सारा सामान इकट्ठा करते हुए देखा। उसने बाहर कदम रखा, उसने अपना छाता फैलाया और एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा। एसीपी अमृत वास्तव में एक धर्मी व्यक्ति है। वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है और मुझे खुशी है कि तुम उससे शादी कर रही हो मोल। ये सबसे अच्छा है कि मैं आपकी जैसी एक असाधारण व्यक्ति के लिए कामना कर सकता हूँ। वो मुस्कुराया। मैं उसकी बातों पर अवाक रह गई। मेरे दिमाग में यह बात कौन रही थी कि उसने अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा था। वो अपना बचाव क्यों नहीं कर रहा था और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा था? कोई झूठ नहीं, कोई इनकार नहीं, बस एक छोटा सा विदाई बयान। जब उसने मुझे आखिरी बार देखा तो उसके चेहरे पर नज़र ने मेरे दिल को जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गहरा घायल कर दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं पूरे प्रकरण के साथ बहुत तेज और हृदयहीन हो गई थी और मैंने कुरूप के बारे में बहुत जल्दी ही फैसला ले लिया था, बिना कुछ सोचे। लेकिन मैंने जल्दी ही अपने आप को आश्वस्त कर लिया कि मैंने अपनी और अपने डैडी की सुरक्षा के लिए सही काम किया था, कुरूप को काम से निकालकर। हालांकि उनका एक सवाल मुझे जीवन भर परेशान करता रहा। क्या अपराधियों और दोषियों को उनके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है? घटना के 2 दिन बाद मैं एक कप मसाला चाय की चुस्की ले रही थी जब मैंने देखा कि मेरा मोबाइल मेरे बैग के बगल वाले जेब में रखा हुआ था। मेज पर कागज। तभी मैंने मेज पर उस कागज को देखा जो जाते जाते एंथनी कुरूप मेज पर रख गया था। मैंने उस कागज को उठाया और खोलकर उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगी। मेरी प्यारी मोल, जो अमृत जी ने तुमको कहा है वो सच है, लेकिन अधूरा सच है। करीब 5 बरस पहले जब अमृत सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर था, उसकी ड्यूटी मेरे घर के पास के थाने में थी। मेरी एक जवान बेटी थी, उसका नाम मरियम था। वो उस समय 19 बरस की थी और मैं उसकी शादी के लिए लड़का तलाश कर रहा था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को सब इंस्पेक्टर अमृत के साथ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो दोनों अच्छे से जानते थे।
मुझे मालूम चला कि उन दोनों के बीच प्यार था। पर फिर एक दिन अचानक ही अमृत उस थाने से गायब हो गया। उसकी ड्यूटी कहीं और लग गई थी। मेरे सर पर दुख का पहाड़ तब टूटा जब मुझे मालूम चला कि मेरी बेटी अमृत के बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने बहुत खोजा और एक दिन मैंने उसके खिलाफ अपने घर के पास के थाने में रिपोर्ट लिखा दी। अगले दिन पुलिस वाले मुझे ही गिरफ्तार करके ले गए और मुझ पर एक अमीर के घर से सामान चोरी करने का आरोप लगा दिया। मुझे 6 महीने की सजा हुई, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मेरी बेटी मर चुकी थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। मैंने फिर से सब इंस्पेक्टर अमृत को खोजना शुरू कर दिया और एक दिन उसको पास के एक शहर के एक थाने में खोज ही लिया। मैंने वहाँ के थाना इंचार्ज को पूरी बात बताई, लेकिन उसने भी अमृत का साथ दिया। एक बार फिर से मुझे जेल में डाल दिया, ये कहकर कि मैंने सब इंस्पेक्टर अमृत पर हमला करवाया था। ये सब झूठ था, लेकिन मुझे फिर से 1 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। जब मैंने आपके घर पर काम करना शुरू किया और आपके डैडी की खिदमत करनी शुरू की थी, तो मुझे मालूम चला कि तुम्हारी सगाई किसी पुलिस वाले से हुई थी। मैंने नौकर से मालूम किया तो मालूम चला कि वो पुलिस वाला वही अमृत था जो पहले सब इंस्पेक्टर होता था और अब ACP बन गया था। अगर मैं अपराधी होता तो मैं उसका नाम सुनते ही भाग जाता, लेकिन मैं तुम्हारे डैडी की सेवा करता रहा। लेकिन मेरा उद्देश्य तुमको, मेरी मोल को उस शैतान से बचाना था। और फिर जब वो कल आया तो मैंने एक बार सोचा कि हिम्मत करके आपको सच बता दूं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती। मैंने अमृत के बारे में पिछले कुछ महीनों से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। कल जब तुम अपने डैडी के पास थी तो अमृत किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा था। तभी मुझे लगा कि मुझे उसके मुंह से बोले गए शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया जाए। मुझे रसोई में तुम्हारा मोबाइल दिखा तो मैंने उस फ़ोन में अमृत की बातें रिकॉर्ड कर ली, लेकिन दूसरी तरफ से कौन बोल रहा था और क्या कह रहा था ये मैं नहीं जानता। लेकिन अमृत ने जो कुछ फ़ोन पर बोला वो मैं इस फ़ोन पर रिकॉर्ड करके आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको फ़ोन मैंने ही बैग के एक जेब में रखा था ताकि वो सुरक्षित रहे। मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अपनी प्रिया मोल का। मेरे तो होश ही उड़ गए, लेकिन मैंने तुरंत ही फ़ोन का रिकॉर्डर खोला और आखिरी क्लिप को प्ले कर दिया। अमृत की आवाज़ आने लगी। यार, पुलिस की नौकरी की ही इसलिए थी कि जल्दी से नोट बना लूँ। रिश्वत के 2-2, 4-4 हज़ार से काम नहीं हुआ। बस एक बार मेरी शादी हो जाए तो 5 फैक्ट्रियों का और 2 बंगलों का मालिक बन जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने कि उसको रास्ते से हटाना होगा। हाँ, ठीक कहा। शादी तो हो जाए, फिर उसको रास्ते से हटाना कौन सा बड़ा काम है। ACP हूँ, मेरे लिए कौन सा कठिन काम। तुम मेरा हर काम में साथ देते रहे हो मेरे दोस्त, तेरा हिस्सा कैसे भूल जाऊंगा। एक बार पत्नी के घर पर मेरा कब्जा तो हो जाए। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं तुरंत ही आंसू बहाती हुई डैडी के पास गई और कहा, डैडी, आप ठीक कहते थे। मैं कितनी भी पढ़ लिख जाऊं, अनुभव के बिना सब बेकार है। मैंने डैडी को अमृत और ग्रुप के बारे में सब कुछ बता दिया। कितना बड़ा धोखा हो गया था मेरे साथ। डैडी ने सब कुछ धैर्य से सुना और फिर गृह मंत्री के कार्यालय में किसी बहुत बड़े पुलिस अफसर को फ़ोन किया। अगले दिन अमृत सलाखों के पीछे था और 1 हफ्ते के बाद अदालत ने 7 साल की सजा सुना दी उसको। घर आकर मैंने सबसे पहले एंथनी ग्रुप को फ़ोन करके बुलाया और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे डैडी के सामने ही गले लगाया और कहा, प्रियमोल, भगवान तुम्हारे साथ है। तुम अपने डैडी के पास बैठ जाओ, मैं आप दोनों के लिए अपनी खास चाय बनाकर लाता हूँ। कुछ देर के बाद
हम तीनों वो खुशबूदार चाय पी रहे थे। जिंदगी फिर से ठीक राह पर चल पड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।